दोस्तों बात करें तो क्या मार्केट में एक जगह है किसी नए स्मार्टफोन ब्रांड के लिए, यानी कि बात की जाए तो मार्केट में आपको वही ब्रांड काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। Xiaomi हो गया, सैमसंग हो गया, Realme हो गया, Oppo हो गया, Vivo हो गया, कई सालों से इन्होंने अपनी मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। लेकिन सवाल आता है क्या मार्केट में कोई नया ब्रांड आने वाले समय में आ सकता है, या क्या किसी नए ब्रांड के आने के लिए मार्केट के अंदर जगह है और क्या वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं और पता लगाते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है और क्यों नई कंपनी मार्केट के अंदर उतरना नहीं चाहती हैं। देखो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर मैं लास्ट 5 इयर्स में ब्रांड्स के बारे में बात करूं जिन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर ही स्मार्टफोन मार्केट के अंदर अगर एंट्री ली है तो उनमें से सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो है Realme। अब देखा जाए तो Realme टेक्निकली कोई नया ब्रांड नहीं था, ये Oppo का सब ब्रांड के रूप में यहाँ पर आया था और बाद में Oppo का सब ब्रांड से हटके एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन गया। लेकिन बात की जाए तो Realme हमेशा से क्लेम करता है कि वो स्टार्टअप आए थे, ये थे वो थे। देखो बात यहाँ पर यह कि Oppo से उन्हें बैकिंग थी, आज भी Oppo से बैकिंग मिलती है, आज भी Oppo की फैक्ट्री में उनके फोन्स बनते हैं। पीछे सप्लाई चेन वगैरह में बैक एंड के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे Oppo ही डेवलप करता है। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर भी Realme का Oppo के पास है और यही कहानी है कि Oppo, Realme, OnePlus आज के समय में काफी ज्यादा आइडेंटिकल है। हालांकि Realme ने बस मार्केटिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर अपने आप को अलग रखा है और एक सेपरेट एंटिटी के रूप में एस्टैब्लिश किया है। बस Realme के फोन में एक बात ये लगती है कि वो बैक पैनल के ऊपर थोड़ा काम करते हैं, डिजाइन और लुक्स के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। एल्स देखा जाए तो पूरा एक इंडिपेंडेंट ब्रांड में से नहीं कह सकता कि बिल्कुल एक नया ब्रांड आ गया। ये एग्जिस्टिंग ब्रांड से ही जो सब ब्रांड निकला था वो है, बस उसने कुछ चीजों पे फोकस किया और मार्केट के अंदर अपनी यूनिक पोजीशन यहाँ बना ली। तो ये चीज थी Realme की कहानी। ऐसे ही बात करूं तो पिछले कुछ सालों में Poco भी निकल कर आए। देखो Poco तो पहले Xiaomi का पार्ट था 2018 तक, उसके बाद 2020 में Poco के बारे में पता चला कि यार इसे हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई आप लोगों को पता है ये मोस्ट लाइकली Xiaomi का ही सब ब्रांड लगता है। इसके मेजॉरिटी जो फोन है वो ऐसा लगता है कि Redmi के फोन से बस उसको रीब्रांड किया जा रहा है। कई सारे ऐसे फोन रहते हैं कि जो Redmi ने बाहर लॉन्च किया उन्हें Poco रीब्रांड करके इंडिया में ला रहे हैं। सॉफ्टवेयर MIUI भी सेम होता है, अरे यहाँ तक कि Poco और Xiaomi के सर्विस सेंटर भी यहाँ पे सेम होते हैं। मतलब बिल्कुल ही आइडेंटिकल चीज है। और Poco को मैं पूरा इंडिपेंडेंट या एक्सक्लूसिवली एक नया ब्रांड यहाँ पे नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये लोग मार्केट में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो खैर Poco की बात यहाँ पर ये है। और ऐसी बात किया तो Vivo और iQOO का भी सिमिलर कहानी है। देखो iQOO भी यहाँ पर एक टेक एंथुसियास्ट ब्रांड बन के यहाँ पर निकल कर आया था जो कि Vivo से निकला था और Vivo की प्रेजेंस ऑफलाइन में ज्यादा थी, उनको ऑनलाइन के अंदर घुसना था, इसलिए iQOO को यहाँ पे क्रिएट किया। जब Vivo के फोन अगर आप देखेंगे तो डिजाइन और कैमरा पे थोड़ा ज्यादा फोकस होता है। iQOO ने क्या किया कि वहां पे परफॉर्मेंस वाले साइड में उन्होंने फोकस किया, गेमर्स को टारगेट किया। हालांकि iQOO और Vivo में एक बात बता सकता हूं कि iQOO का फोन कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उसने Vivo का फोन उठा के रीब्रांड कर दिया, हमेशा कुछ ना कुछ यूनिकनेस लगती है। हालांकि Vivo की T सीरीज और iQOO की जो Z सीरीज होती है वो यहाँ पे कंप्लीटली सेम लगती है, लेकिन जो नंबर सीरीज होती है जिसको लोग लेना पसंद करते हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे डिफरेंट लगती है। मतलब स्पेसिफिकेशन, फीचर्स वाइज बात कर ले वो। हालांकि फन टच OS दोनों फोन में सेम चलता है, दोनों फोन्स के सर्विस सेंटर सेम है, एक ही फैक्ट्री में बनते हैं, सप्लाई चेन सेम है, बस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, मार्केट स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन हाँ ये मैं Oppo, Realme जैसा काफी हद तक कह सकता हूं, ना कि Xiaomi, Poco जैसा। तो खैर बात की जाए तो अभी तक जितने सक्सेसफुल ब्रांड जो पिछले कुछ सालों में लॉन्च हुए वो ये 3 निकले हैं, जो कि एग्जिस्टिंग जो ब्रांड्स है उन्हीं से ही निकल कर आए। लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जो मैं कहूंगा कि एक नया स्टार्टअप निकल कर आया था 2021 में, और वो है नथिंग, जिसने इस साल यानी कि 2022 में अपना फोन भी यहां लॉन्च किया था। लेकिन एक बात बताऊं नथिंग के साथ क्या थी कि नथिंग के बारे में बोला जाता है कि स्टार्टअप था, नया ब्रांड था, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उस ब्रांड के अंदर जो लोग थे वो एग्जिस्टिंग फोन कंपनी से आए थे। मतलब कि कार्ल पे को तो आप जानते होंगे, जो कि यहाँ पे इस कंपनी के CEO और फाउंडर हैं, वो नथिंग उन्होंने बनाई थी OnePlus से निकल के, और उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था एक फोन ब्रांड कैसे क्रिएट किया जाता है, पार्टनर्स कैसे ढूंढने हैं, मार्केट में लोग उसे यहाँ पे जानते थे। इसलिए एक नई फोन कंपनी के लिए लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने फंड्स यहाँ पे गेन कर लिए। लेकिन कार्ल अकेले एक ऐसे इंसान नहीं है। अंदर की बात बताता हूँ, यहाँ पे नथिंग के पास काफी सारे एक्स एम्प्लॉइज जो ऑलरेडी BBK की किसी कंपनी का पार्ट रह चुके, जैसे कि कोई Realme का पार्ट था पहले, कोई OnePlus का भी पार्ट यहाँ पे रह चुका है, यहाँ तक कि उन्होंने को सैमसंग से भी लोगों को उठाया। यानी कि बात की जाए तो कंपनी भली नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे काम करते हैं ना वो इस खेल के अंदर पुराने हैं। और
मोबाइल फोन कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। और कार्ल को भी बात पता थी कि मार्केट में हाइप और मार्केटिंग वगैरह कैसे करनी है। तो वही एक नया स्टार्टअप यहाँ पर निकल कर आया था जिसने यहाँ पे मोबाइल फोन्स को बनाया। लेकिन बात की जाए तो अभी वो कोई इतना बड़ा नहीं हुआ कि इसे मैं एक सक्सेसफुल स्मार्टफोन ब्रांड कह दूं। बस उन्होंने अपना एक हवा बना ली थी बस, लेकिन कोई मार्केट शेयर उनका अभी तक गिन नहीं हो पाया। और बात की जाए तो यहाँ पे नथिंग फोन 1 बनाने के लिए उसने कई लोगों से यहाँ पे हेल्प भी ली थी। जैसे कि कार्ल पे ने यहाँ पे इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि उन्होंने एक एग्जिस्टिंग फोन ब्रांड से हेल्प ली थी उनके सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए, ताकि वो अपना सॉफ्टवेयर टाइम पे डिलीवर कर ले। यहाँ तक एक BYD चाइनीज कंपनी है, उससे भी इसने मदद ली थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फोन की डेवलपमेंट वगैरह के लिए। बात किया तो इन्होंने डिजाइन वगैरह के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। लेकिन ये अभी भी एक सबसे एक नया ब्रांड है। अब देखना है कि आने वाले फ्यूचर में सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, क्योंकि ऐसे मार्केट के अंदर ये लोग यहाँ पे कूद रहे हैं जहां पे मार्केट के अंदर स्पेस बचा नहीं है। देखो मार्केट के अंदर स्पेस नहीं है, मैं कैसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बात किया तो अभी मैंने चीज नोटिस करी कि जो लोग हैं जहां पहले हर साल फोन बदल लेते थे, अब वो चीज उनकी बढ़ गई है और 1.5 से 2 साल लगा रहे मोबाइल फोन अपग्रेड करने के लिए। और कई लोग तो अपग्रेड कर भी नहीं रहे। कई लोग का ये कहना है कि अगर मैंने 15-20 हजार का फोन लिया था, 1.5-2 साल बाद अगर अच्छे तरीके से चल रहा है तो मैं चलाता रहूंगा, मुझे कोई नया फोन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पुराने फोन में गड़बड़ होती, कोई दिक्कत होती, तो ही ये लोग जा रहे हैं नए फोन के पीछे। तो यार ये एक चीज है कि जो लोगों का जो अपग्रेड साइकिल था वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। इसी के साथ ही मोबाइल फोन्स भी हर एक कंपनी के काफी ज्यादा एडवांस है। मतलब कि हर एक कंपनी कैमरा पे ज्यादा फोकस करती है। कोई भी नया मार्केट के अंदर ट्रेंड आता है तो सबसे पहले हर कंपनी कूदना चाहती है, चाहे नया प्रोसेसर हो, चाहे 200 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों ना हो, चाहे OIS क्यों ना हो, चाहे फास्ट चार्जिंग क्यों ना हो, कोई भी नया ट्रेंड आ जाए हर एक कंपनी पड़ी हुई है इस नए ट्रेंड के ऊपर उतरने के लिए। और देखा जाए तो ये ट्रेंड अगर कोई नई कंपनी फॉलो करना चाहे ना तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और इसी के साथ ही बात की जाए तो पिछले कुछ समय में काफी सारी कंपनीज ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करी, जैसे कि 100 वॉट की चार्जिंग आपकी Xiaomi भी देता है, Realme भी देता है, Vivo भी देता है, यहां तक कि Infinix भी 100 वॉट के ऊपर की चार्जिंग देता है। लेकिन सबकी चार्जिंग के स्टैंडर्ड्स अलग है। सबने अपनी चार्जिंग को जो है ना वो इन हाउस यहाँ पे डिजाइन करी है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे कंपनियां R&D कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर और उनको पहले से ज्यादा बेटर कर रही है। और अगर एक नई कंपनी मार्केट के अंदर आती है और अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करती है तो उसके पास ये टेक्नोलॉजी होंगी नहीं और उन्हें स्क्रैच से इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी चीज है। और ये तो मैं बताना ही नहीं चाहता कि जो ODM वाले फोन का जमाना था, जहां पे बाहर जाओ एक कंपनी को बोलो हमें एक ऐसा फोन चाहिए, वो आपको फोन बना के दे देंगे, लोगो लगाएंगे, आपको फोन बेचना शुरू करना है बस। आज के समय में इतना आसान रह नहीं गया मोबाइल फोन बनाना। वो जमाना यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है। और आज के समय में जहां हर फोन सिमिलर लगता है तो हर कंपनी अपने फोन को दूसरे से अलग दिखाना चाहती है और इसलिए उसके अंदर एक यूनिकनेस वाला फैक्टर डाला जाती है। नथिंग फोन 1 देखो जाए तो सिर्फ इसलिए चला क्योंकि उसका डिजाइन यहाँ पे यूनिक था और उसकी हाइप यहाँ पे ज्यादा थी। इससे ज्यादा उस फोन के अंदर यहाँ पे कोई चीज देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस चीज का यूज करके आगे वो कितना सक्सीड हो पाते, ये एक देखने वाली बात होगी। और बात की जाए तो जितने भी फोन ब्रांड्स के बारे में मैंने यहाँ पर बात करी जो लिटरली यहाँ पे सक्सेसफुल हुए, वो एग्जैक्टली कोई नए ब्रांड थे नहीं, वो किसी पुराने ब्रांड का ही पार्ट थे, वहां से इंडिपेंडेंट हुए या उसके सब ब्रांड क्रिएट हुए। लेकिन बैक एंड में उन्हें वहां पे सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए जा रहे हैं। अगर वही बात करूं मैं इंडियन फोन कंपनीज, तो इंडियन कंपनीज ने भी पिछले कुछ समय में यहाँ पे ट्राई किया। माइक्रोमैक्स ने इन ब्रांड निकाल के यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन वो कोई खास कमाल दिखा नहीं पाया मार्केट में और इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसे देखने को नहीं मिला। वही लावा देखा है तो कुछ कोशिश कर रही है अपनी नई ब्लेज सीरीज लाके, पिछले साल अग्नि लाए थे, ऐसे नई नई चीजें कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो फोन मार्केट होता है उससे वो क्रैक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन है, ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज वो यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से फोन्स निकाल रही है, आपस में कंपीट कर रही हैं और इसका एक इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है सप्लाई चेन के ऊपर। क्या आप लोग को मालूम है कि मोबाइल फोन्स के अंदर कुछ समय पहले एक चिप शॉर्टेज हो गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही कंपोनेंट शॉर्टेज के अंदर, यानी कि अभी मोबाइल फोन कंपनीज फोन निकाल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बता सकता हूं, मार्च के महीने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, क्योंकि जो कंपोनेंट्स है उसकी कमी बहुत तेजी से होने वाली है और उसके बाद कंपनियां नए फोन्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगी, जिस कारण से जो अवेलेबिलिटी होगी उसके अंदर दिक्कत आएगी, प्राइस पॉइंट्स के अंदर दिक्कत आएगी, यहां तक कि नए फोन के लॉन्चेस के अंदर भी दिक्कत आएगी। मार्च के बाद एक ट्रेंड यहां पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। और अब समझ लो, अगर ऐसे टाइम पे अगर कोई नई फोन कंपनी मोबाइल फोन उतारना चाहे तो सामने वाली कंपनी को उसके लिए कंपोनेंट छोड़ेगी नहीं, तो वो फोन बनाएगी कैसे? ये ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स है मार्केट के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि मार्केट जहां पहले बहुत ज्यादा एग्रेसिव था वो उतना एग्रेसिव रह नहीं गया, और जहां पहले बहुत सारी फोन कंपनीज फोन बेचा करती थी, काफी सारी कंपनीज ने बैकआउट कर दिया, और जहां पहले लोग पहले ज्यादा फोन खरीद रहे थे अब पहले से कम फोन खरीद रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा है।
और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो ही अपना असम में लड़ रही हैं और अपने सब ब्रांड्स निकाल के और कंपटीशन क्रिएट कर रही हैं। और ये देख के लगता है कि नई फोन कंपनी के लिए मार्केट में कोई स्पेस बचा नहीं। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही कोई नई कंपनी नहीं आ सकती। नथिंग ने एक एग्जांपल दिया, लेकिन नथिंग आगे चल के सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती ये एक देखने वाली बात होगी। क्या उसके पास कभी कोई मार्केट शेयर आता है कि नहीं आता, या फिर एक स्मॉल प्लेयर ही बन के रह जाती है। क्योंकि बात किया तो अभी सिर्फ शुरुआत है नथिंग की। नथिंग को अभी प्रूव करना बाकी और आगे कुछ इवॉल्व करना बाकी। 2023-2024 एक ईयर होंगे नथिंग के लिए। अगर उसके अंदर नथिंग कुछ अच्छा चीज कर लेती है तो वो आगे चल के लंबा गेम भी खेल सकती है। और ऐसा भी हो सकता है अगर नहीं चल पाई तो 24-25 के बाद कंपनी यहाँ पे बंद भी हो सकती है। ऐसा हमने पास में कई कंपनीज के साथ देखा है, आती है जोर शोर से, प्रोडक्ट्स निकालती है, फिर गायब हो जाती है। हालांकि मार्केट के अंदर एक नया ब्रांड तब आ सकता है जब पुराना कोई बड़ा ब्रांड यहाँ पे खत्म हो जाए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है जब Huawei यहाँ पे खत्म हो गया था, तो जब Huawei के हटने के बाद जो मार्केट में वैक्यूम था ना, तब हर कंपनी उस चीज को यहाँ पे फिल करना चाहती थी और उसका फायदा यहाँ पे काफी सारी चाइनीज कंपनी ने उठाया था, जैसे कि Xiaomi ने उठाया, Oppo ने उठाया। ऐसी जब LG यहाँ पर गायब हुई थी तो यूएसए में सैमसंग ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। तो हाँ, मार्केट के अंदर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे खत्म हो जाती है तो वो शायद किसी नई कंपनी के आने के लिए बहुत ज्यादा जगह बन सकती है, लेकिन देख के लग नहीं रहा कोई पुरानी कंपनी यहाँ पे खत्म हो सकती है। बाय द वे, आप लोग क्या लग सकता है कि इंडिया या ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में अब कोई नई कंपनी अपनी एंट्री दे सकती है और कुछ बड़ा खेल खेल सकती है या नहीं खेल सकती है? बात मुझे नीचे आप कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।